सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के प्रिंसिपल साहब, टीचर्स का सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझे मंच दिया जिसमें मैं बच्चों के साथ संवाद कर पाऊं। और आप सभी बच्चों से जुड़कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसा कि आज के पर्व के बारे में आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का एक पर्व है जिसमें हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए एक नए भारत की परिकल्पना में किस तरह युवा एनर्जी, किस तरह युवा की शक्तियां एक राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकती हैं, उस पर चर्चा की जाए, उस पर मंथन की जाए, बड़ा आवश्यक है। जैसा कि अभी मंच से बात की जा रही थी, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ, उसकी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जब हम देश की आजादी से पूर्व देश की आजादी की जो यात्रा है, उस यात्रा में कुछ प्रमुख इवेंट्स को याद करते हैं तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन उसमें एक बड़े इवेंट के रूप में उभरता है। जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने जिस पुरजोर तरीके से भारत की आध्यात्मिकता की बात रखी, जब उन्होंने अपना संबोधन वाक्य शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद में न्यूयॉर्क का एक न्यूज़पेपर था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने बड़ी प्रमुखता से छापा कि भारत जैसे राष्ट्रों को हमें आध्यात्मिकता सिखानी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ये आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः समर्थ है। क्यों ये सम्मेलन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों आज के भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, और क्यों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसके कई मायने हैं। उस सम्मेलन से कई चीजें सीखने वाली हैं जो हमारी युवाओं के लिए और हमारी राष्ट्र की शक्तियों के लिए और हमारी अपनी शक्तियों की पहचान के लिए बड़ा जरूरी है। जब इस सम्मेलन में विवेकानंद जी ने विचार रखा कि जो आध्यात्मिकता की बात है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो वेदांत की जो संस्कृति है और भारत की जो आध्यात्मिक यात्रा है, उससे विश्व काफी कुछ सीख सकता है। उसी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने ये वकालत की कि सारे धर्म उन नदियों की तरह है जिसको अंत में उस समुद्र में मिल जाना है, मतलब सबका अंतिम पड़ाव एक है। तो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, वो उन्होंने बड़े ही सरल सहज अंदाज में उस विश्व धर्म सम्मेलन में बताई। उन्होंने उनमें जो धर्मांता है उसकी पुरजोर उसका विरोध किया और एक सहिष्णु धर्म कैसा होना चाहिए इसकी वकालत की। जब हम भारत की आजादी की यात्रा की बात करते हैं तो 1899 में एक कविता रुडयार्ड किपलिंग की आती है जिसमें व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी की एक संकल्पना विकसित होती है। ये सभी को समझना चाहिए क्या था व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, और उसके परिप्रेक्ष्य में ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जरूर देखा जाना चाहिए। तो जब औपनिवेशिक जो ताकतें थी उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा करना शुरू किया, तो उस कब्जे को जायज ठहराने के लिए कुछ ऐसी सांस्कृतिक रचनाएं करना शुरू किया, कुछ ऐसी कविताओं का लेखन शुरू किया जिससे उस देश को यह भरोसा दिलाया जा सके कि आप पे जो कब्जा किया जा रहा, आप पे जो हमारा नियंत्रण है, राजनीतिक नियंत्रण, वो कई मायनों में सही है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी में यह कहा गया कि जो व्हाइट मैन है, वेस्ट के पश्चिम के जो व्हाइट लोग हैं, उन पे ये नैतिक दायित्व है क्योंकि वो पहले ही सिविलाइज्ड हो गए। तो भारत और अफ्रीकन जैसे जो राष्ट्र हैं, उनके जो लोग अभी अनसिविलाइज्ड हैं, उनको वो सिविलाइज्ड करें। तो हम तो सिर्फ उस नैतिक दायित्व की पूर्ति के लिए आपके देशों पर नियंत्रण किए हुए हैं और हम कोई कब्जा नहीं किए हुए हैं। ये तो हम अपनी नैतिक ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि हमारी नस्ल को, हमारी कौम को, हमारे राष्ट्र को ये भरोसा हो सके कि वो हमसे सुपीरियर है और हम कहीं इंफीरियर हैं। किसी भी देश पर या किसी भी समाज पर या समाज के किसी हिस्से पर कहते हैं जब कब्जा करना होता है तो सबसे पहले उस राष्ट्र को, उस समाज को, उस कौम को मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जाता है और उसको भरोसा दिलाया जाता है कि आप इंफीरियर हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण आपकी स्कूली शिक्षा में भी महत्वपूर्ण है। जब जब कोई आपको ये एहसास दिलाए कि आप कहीं इंफीरियर हैं तो देखिए, समझिए, सोचिए कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से आपके दिमाग में ये बात डालकर आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन मानसिक रूप से, मन से आपने मान लिया आप कमजोर हैं, उस दिन सच में कमजोर हो जाएंगे। बरसों से जिन राष्ट्रों पे कब्जा किया गया उनको विश्वास दिलाया गया कि आप इंफीरियर हैं। तो
1899 में ये कविता व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लिखी जाती है और औपनिवेशिक जो ताकतें हैं उनको एक सांस्कृतिक समर्थन दिया जाता है। 1899 से बहुत पहले 1893 में ही शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद जी बात करते हैं आध्यात्मिक समर्थता की भारत की, वो यानी बहुत पहले उस चीज को भांप लिया गया कि जो हमारे ऊपर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नाम पर और सुपीरियोरिटी के नाम पर हम पे जो दबाव बनाया जाएगा उस दबाव को तोड़ना बड़ा जरूरी है। उस मानसिक गुलामी की दशा से भारत जैसे राष्ट्रों को निकालना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने भारत की आध्यात्मिक समर्थता की बात की ताकि हमारे राष्ट्र के जो वासी हैं उनको ये भरोसा हो सके कि हम भी बहुत सारे मामलों में श्रेष्ठ हैं और विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की जो मानसिक आजादी की ये यात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, आर्थिक स्वतंत्रताएं, सामाजिक स्वतंत्रताएं, सब की शुरुआत बाद में होती है। सबसे पहले हम मानसिक रूप से कितने स्वतंत्र हो पाए। हम जब स्कूली शिक्षा की भी बात करते हैं तो कहा जाता है सबसे अच्छी एजुकेशन वहां है जो मानसिक रूप से आपको स्वच्छंद होना सिखाती है, आपको खुले मन से सोचना सिखाना शुरू करते हैं, आपको ये बताना बंद करते हैं कि आपकी सीमाएं कहां तक है। वो सबसे अच्छी एजुकेशन है। जब विवेकानंद एकाग्रता पे बात करते हैं कि युवा शक्ति का सीधा संबंध फोकस से है, उन्होंने पूरे भारत की यात्राएं शुरू की 1888 के आसपास और अलग अलग भारत के हिस्सों में उन्होंने सब धर्मों के लोगों से, सब जाति के लोगों से बातें की, सब तरह के परिवेश के लोगों से बात की। तो एक वो आश्रम में कहीं ठहरे हुए थे, तो एक युवा सन्यासी थे, उनका मन नहीं लग रहा था और उनको लग रहा था कि वो जितनी ताकत से कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं भटकाव की वजह से अपेक्षित रिजल्ट नहीं आ रहे। वो विवेकानंद जी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्वामी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मन लगे और आप कहते हैं कि एकाग्रता में बड़ी शक्ति है, क्या सचमुच शक्ति है और क्या सचमुच एकाग्रता की वजह से हमारे परिणामों पे बड़ा फर्क पड़ सकता है। जब बहुत सारे कौतूहल भरे सवाल वो स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं तो स्वामी जी उनको एक कुएं के पास लेके जाते हैं, उनको एक घड़ा थमाते हैं और कहते हैं कि बाल्टी से कुएं से पानी निकालो और इस घड़े में पानी भरो और आश्रम तक लेके आओ। ये कह के स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। फिर वो बाल्टी से कुएं से पानी निकालते हैं, घड़े में भरता है वो युवा सन्यासी। जब वो भरते हैं उस घड़े में तो उसमें कई सारे महीन सुराग थे। तो उनको लगता है इस सुराग से क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे महीन सुराग हैं। जब वो उस घड़े को लेकर आश्रम तक जाते हैं तो पूरा घड़ा तब तक खाली हो चुका होता है। तो विवेकानंद ने कहा कि यही सीखने वाली बात है, जो युवा शक्ति है वो इन महीन सुरागों से हमारी जीवन ऊर्जा खर्च हो रही है। अगर आप सभी विद्यार्थी शाम को ये अपने पूरे दिन का एनालिसिस करें कि आज मेरा पूरा दिन में क्या क्या मैंने किया और कहां कहां मेरी ऊर्जा गई, कहां कहां मेरी एनर्जी गई, तो आपको पता लगेगा आपने अपने जीवन में इतने सारे महीन सुराग पाल रखे हैं जिसमें आपकी अन्यथा इतनी ऊर्जा जाया हो रही है, उसकी वजह से आपको अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता। आप पानी भी भर रहे हैं, आप दौड़ भी लगा रहे हैं, आप आश्रम तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पानी आश्रम तक पहुंचने से पहले ही उस घड़े से निकल चुका है, जैसे आपके जीवन से सारी ऊर्जा बह चुकी हो। इस कहानी के बड़े मायने हैं एकाग्रता में। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एकाग्रता से अगर हम किसी लक्ष्य की बात करें, अगर हमें कोई भी लक्ष्य हम चुने अपने लिए और हम मन, मस्तिष्क, शरीर, हमारे नर्वस सिस्टम में उसी लक्ष्य के बारे में पूरे दिन बात करें, तो हमें उस लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो उनका जो एक फेमस कोट है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तो ये युवा शक्ति को जो देश के राष्ट्र निर्माण में झोंकने की जो बात स्वामी विवेकानंद ने की, वो इस राष्ट्र के युवाओं को हमेशा नई ऊर्जा देती रहेगी, इस देश के बच्चों को नई ऊर्जा देती रहेगी। और इस राष्ट्र के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई जो राष्ट्र निर्माण की सीखें हैं वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो आज आपकी स्कूल ने मुझे मंच दिया, बच्चों से संवाद करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो सीख है वो हम पूरे जीवन याद रखेंगे और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी अपनी मेहनत से, हमारी अपनी एकाग्रता से, हमारी अपनी जो उनकी सिखलाई हुई सीख है उसकी पालना करके जो कुछ कर सकते हैं उस राष्ट्र निर्माण में हम योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।